नमस्ते बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे इंडिकेट किया हुआ है 11th इलेक्टिव हिंदी का जो अंतरा बुक है आपके 11th का, उसका एक चैप्टर है पद्माकर। पद्माकर जी की कविता जो है उसका फर्स्ट दोहा का ही उसका मेन पंक्तियां हैं, उनकी कविता का नाम नहीं है। तो आपके न्यू सिलेबस में भी पद्माकर की इन रचनाओं का जो है आपको पढ़ना है और आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आज का वीडियो में मैं पद्माकर जी की इस पूरी कविता का हिंदी भावार्थ समझाऊंगी और उसका काव्य सौंदर्य भी आपको बताऊंगी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पद्माकर जी के बारे में जो है, पद्माकर हमारे कवि, इन्होंने प्रकृति से संबंधित और प्रेम से संबंधित बहुत ऐसी कविताएं लिखी है और उनकी सारी कविताएं जो है वो ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ब्रज भाषा में भी उन्होंने एकदम सरल और सुव्यवस्थित तरीके से अपनी कविताओं को जो है लिखा है, जिससे हमें बहुत सारा आनंद, मनोरंजन और साथ साथ बहुत सारी जानकारियाँ भी प्राप्त होती है। तो चलिए आज का हम लोग पहला दोहा स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला दोहा है आपकी बुक में, अंतरा बुक में। आपके जो अंतरा का किताब है, इस अंतरा में आपका दिया हुआ है ये पद्माकर का कविता। औरे भांति गुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोरन झोरन पे बौरन के हवे गए। ये ब्रज भाषा की लाइनें हैं। आप इसका अपनी किताब में, एनसीईआरटी की बुक में छोटे छोटे भावार्थ को आप जब देखोगे तो इसका आपको हिंदी मिल जाएगा। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, मुझे 2 भावार्थ समझाने हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका अनुवाद कर रही हूँ। औरे भांति गुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोर झोरन पे बौरन के हवे गए। कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी। इन कविताओं को धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ ऋतुराज का वर्णन किया गया है। ऋतुराज का तात्पर्य होता है बसंत ऋतु। जैसे हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती है, उन सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु जो है उसे ऋतुओं का राजा कहते हैं। और उस बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति के साथ साथ मनुष्य में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये हमारे पद्माकर कवि आपको बताना चाह रहे हैं। तो वे कहते हैं कि जैसे ही बसंत का आगमन होता है, हमें कैसे पता चलेगा? बसंत के आगमन होते हुए कहते हैं कि भांति भांति यानी अलग अलग प्रकार के कुंजन, यानी वन में झाड़ियों पर, ठीक है, डोर झोरन पे, ये सारी झाड़ियों पे और वनों जंगलों पर अजीब सी सुंदरता छा जाती है। बहुत ऐसा शांतिपूर्ण वातावरण हो जाता है। पे बौरन के हवे गए, यहाँ पर आम के नए नए पौधों में जो है वो मंजरी आने लगते हैं, जिससे भी पता चलता है कि हमारा बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। कवि पद्माकर जी कहते हैं सु और भांति गलियानी, और गलियों में भी, ये तो था प्रकृति का, प्रकृति काफ़ी सुंदर मनमोहक हो जाती है। चारों ओर की सुंदरता, जंगल झाड़ियों में खूब सारे फूल पत्ते लगने लगते हैं, नई नई कोमल पत्तियां निकलती हैं और मंजरी भी आम के लगने लगते हैं। ये था प्रकृति सुंदर। चूँकि प्रकृति के साथ साथ मनुष्य में भी, समाज में क्या क्या परिवर्तन होता है वो भी आगे पद्माकर जी बताते हैं। पद्माकर जी का कहना है उनकी तरह गलियों में भी भांति भांति के यानी तरह तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहा है। छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए। आप देख सकते हैं बच्चों, छलिया का पहला लेटर जो है, पहला शब्द जो है आपका छ है, फिर छबीले का छ और छैल का छ। 6 वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण इस कविता में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ है। छवि छवे, यहाँ पर भी 2 शब्द, जब 1 या 2 से अधिक शब्द हमारे एक ही वर्ण से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर अनुप्रास कहलाता है। ठीक है, ये अलंकार है जो आपको काव्य सौंदर्य में बहुत काम आएगा। तो हमारे कवि पद्माकर जी कहते हैं कि समाज के गलियों में भी काफ़ी परिवर्तन होता है। छैल छबीले नव युवक तरह तरह के जो है मस्ती करने लगते हैं, अपने नए नए वस्त्र धारण करते हैं और उनमें भी एक प्रकार का मनोरंजन का माहौल छा जाता है, वो वे बताते हैं। भांति विहग समाज में आवाज़ होती। कहते हैं विहग का मतलब होता है चिड़ियाँ। चिड़ियों के समाज में, यानी चिड़ियों के जो कई प्रकार की चिड़ियों का पूरा अपना पर्यावरण है, उनका समाज है, उस समाज में तरह तरह के आवाज़ आने लगती हैं। कभी कोयल की कूकू सुनाई देती है, कभी भंवरों का गुनगुनाहट सुनाई देता है। तो इस तरह का तरह तरह के चिड़ियों के समाज में भी आवाज़ होती है। ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दोए गए, यानी इन्हीं से पता चलता है कि ऋतुओं के राजा का वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। चारों ओर रस और रीति और राग और रंग
और तन और मन औरे बन हवे गए हैं, यानी प्रकृति में भी चारों ओर रस और राग का जो है वो फैल गया है। सभी बहुत मदमस्त हैं, चिड़िया से लेकर आपके भौरे भी गुनगुनाते हैं और मनुष्यों में भी तन मन में काफ़ी उल्लास आ गया है। ऐसे ही में हमारे बसंत ऋतु में होली का त्यौहार भी आने लगता है। 3 लाइनों के बाद आते हैं हम लोग सेकंड पोएम में। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, यहाँ पर देखिए गोप और गाउन, ग अक्षर है और यहाँ पर भी ग अक्षर है, तो यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो हमारे कवि पद्माकर जी कहते हैं कि प्रकृति के वर्णन के बाद जब हमारे यहाँ त्योहारों का स्टार्ट होता है तो वहाँ कैसे जो है लोगों में परिवर्तन आता है, जो खुशियाँ और मस्ती छाती है उसके बारे में। वे कहते हैं गोकुल यानी श्री कृष्ण की गलियाँ, गोकुल के हर गलियों पर जो है हमारे जो ग्वाल बाल हैं वो तरह तरह के रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर यहाँ से वहाँ दौड़ने लगते हैं। जो लगी कछु को कछु भाखत बने नहीं, और जो रास्ते में मिलते हैं उन्हें वो रंगों से पूरा भर देते हैं। वो लगते हैं कि किसी को मन लगे रंग से या किसी को ना, क्योंकि ये नव युवक पूरी मस्ती में रहते हैं। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के द्वारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं, यानी कवि पद्माकर जी कहते हैं कि पड़ोस में पिछवाड़े में तरह तरह के जो भी बस्ती में हमारे घर और गांव मिलते हैं वो सभी के द्वार पर दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं और घर से निकाल निकाल के उन्हें रंग लगाते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं बच्चों, पड़ोस का प, यहाँ पद्माकर परोस और पिछवारन का पहला अक्षर प है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और ये नव युवक जो है वो सभी पड़ोस से लेकर पिछवाड़े सभी घरों में दौड़ दौड़ कर जाते हैं, किसी के गुण अवगुण कुछ नहीं देखते हैं, जात पात नहीं देखते हैं और सभी पर मस्ती करते हुए उन्हें रंग लगाते हैं। तौलो चलित चतुर सहेली याही कहू कहू, इसमें सहेलियों का भी वे गोपियों का भी वर्णन करते हैं पद्माकर कवि, और वो कहते हैं कि यहाँ पर भी देखिए च अक्षर पहला और च, यानी चलित और चतुर में भी च वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ भी अनुप्रास है। और ये सहेलियाँ जो है नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं, गोपियों को जो है पूरा रंग से पूरा लिप्त कर दिया जाता है, उन पर पूरा रंग उड़ेल दिया जाता है। और जब कोई सहेली उनके वस्त्रों को निचोड़ने के लिए आती है तो उन्हें निचोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? हो तो श्याम रंग में चुराई चित चारा चारी, बच्चों यहाँ भी आप देख सकते हैं चुराई, चेत, चारा का च और चोरी का च, 4 शब्द दिए गए हैं, सभी का पहला अक्षर जो है च है, जहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो गोपियाँ ऐसा यहाँ इसलिए कहती है क्योंकि वे कहती हैं कि हमारा मन जो है वो कृष्ण के प्रेम में इस तरह लिप्त हो चुका है कि हम नहीं चाहते हैं कि जो रंग कृष्ण ने हम पर डाला है वो हम निचोड़ दे, ताकि उनका प्रेम हमारे तन से चला जाए। वो कृष्ण के प्रेम में लिप्त ही रहना चाहती है और अपने वस्त्रों को निचोड़ना नहीं चाहती। बौरत तो बौरिया पे निचोरत बने नहीं, और इस तरह वह रंगों कृष्ण के द्वारा और कृष्ण के उनके मित्रों के द्वारा डाले गए रंग को अपने शरीर पे ही धारण करके रखना चाहती है और उन वस्त्रों को वो निचोड़ कर कृष्ण से अपने प्रेम को कम नहीं करना चाहती। तो इस तरह बसंत ऋतु के बाद यहाँ गोकुल के पूरे होली के त्यौहार का वर्णन किया गया है। अब नीचे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ आपके कवि पद्माकर जी हैं और काव्य सौंदर्य क्या होता है। ये काव्य सौंदर्य पूरी कविता की जो आपकी सुंदरता है वो किन बातों पर निर्भर करती है। जैसे पहला, कवि की भाषा क्या है, तो कवि की भाषा ब्रज भाषा है, सरल और एकदम सुव्यवस्थित तरीके से उन्होंने ये पूरी कविता लिखी है। पॉइंट 2, यहाँ बसंत ऋतु और होली का चित्रण किया गया है। पॉइंट 3 में अलंकार में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार ही बार बार उन्होंने दोहराया है, और यह एक पूरी कविता जो है जैसे दोहा होता है, छंद होता है, उसी तरह ये पूरा कविता जो है वो कवित्व में रची हुई है। तो थैंक यू बच्चों।